पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे हम जो है वो टीबी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ टाइम में इसने जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है, जिस तरह हमारे यहाँ कोरोना वायरस ने जो है बाधित दिखा रहा है, तो इस तरह ट्यूबरकुलोसिस ने काफ़ी अर्सा पहले जो है काफ़ी सारी डेथ की थी, और लेकिन बाद में इसकी वैक्सीन वगैरह निकल गई, तो अब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इससे महफूज रहते हैं। आपको एक मज़े की बात बता दूं कि तकरीबन 18वीं सदी में जो एक कैंसर की डिजीज निकली थी, जो कि चूहों से निकली थी। ठीक है, जो चूहे नहीं होते उससे एक डिजीज निकली थी, और लोगों को उस चीज़ का पता नहीं होता था, और वहाँ के जो मजहबी लोग थे, जो क्रिश्चियन थे, तो वो उसको खुदा की तरफ से लाना समझते थे, और जिसको हो जाती थी उसको वो गांव के चौक में खड़ा करके पादरियों से जला देते थे। ठीक है, यानी कि लैक ऑफ साइंस थी, तो लोग उसे क्या करते थे कि चौक में खड़ा करके पादरियों के हाथों से जला दिए जाते थे। तो कहने का मकसद ये है कि हर नई डिजीज जो है शुरू में बहुत ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट रखती है, फिर उसमें उसकी 2-3 वेव्स आती हैं बड़ी बड़ी, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट्स वगैरह बनते हैं, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि उसमें वैक्सीन वगैरह निकल आती हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस भी शुरू में बहुत ज्यादा है, उसने हैवी इफेक्ट रखा, लेकिन जो कि अब इसकी वैक्सीन बन गई है, आप छोटे बच्चों को इसकी वैक्सीन लगा देते हैं, तो फिर आगे जाके आप में ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज जो है वो डेवलप नहीं होती। तो अब हम पढ़ते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली होता क्या है। क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, के लंग्स के अंदर जो है ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है। अगर आपने इम्यूनिटी पढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई भी पैथोजन है वो आपकी बॉडी में आता है। ठीक है, कोई भी पैथोजन जब आपकी बॉडी में आता है तो आपका इम्यून सिस्टम, जो आपके फेगोसाइट्स हैं, फेगोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे के सारे सेल्स जितने भी हो गए जो कि फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। और फेगोसाइटोसिस क्या होती है कि आपके बॉडी के सेल या कोई भी बड़ा सेल जब छोटे सेल को खाता है तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके जो फेगोसाइट्स हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, वो आपके सारे के सारे, फॉर एग्जांपल जो आप सांस ले रहे होते हैं, आप देखिए आप कितने एरिया में जाते हैं जहाँ पे पोल्यूटेड एयर मौजूद हो सकती है, तो आपको जरूरी नहीं कि बीमारी मौजूद हो। उसकी वजह क्या है कि आपके जो फेगोसाइट्स होते हैं, जो आपकी नेड इम्यूनिटी है, वो उनको जो है उधर ही खत्म कर देते हैं। तो इसी तरह जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये इसका काजिंग एजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये जब आपके गैसेस में, जब एयर में आप इनहेल करते हैं, तो जब आपके एल्वियोलाई के अंदर जाता है, तो वहां पे क्या है कि जाहिर सी बात है हर जगह आपका इम्यून सिस्टम मौजूद तो है। तो जब ये आपके एल्वियोलाई के अंदर जाके एल्वियोलाई के टिश्यूज में या उसकी जो वाल्स हैं वहां पे जब ये अंदर जाता है, तो फेगोसाइड इसको जो है क्या कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और उस बॉडी को क्या कहते हैं, जब फेगोसाइड के अंदर ये क्या करते हैं, इस तरह से अब बैक्टीरिया अंदर चला गया ये वाला। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया है, तो ये जो बॉडी बन गई इसको कहते हैं फेगोसोम कहते हैं। ठीक है, फेगोसोम यानी कि फेगोसाइड्स वगैरह जितने भी आ गए। अच्छा, तो अब क्या है कि अब ये फेगोसाइड के अंदर चले गए। फेगोसाइड क्या करता है कि उसका जो लाइसोजाइम होते हैं, उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह जो आते हैं वो उसको खाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ये इनडाइजेस्टेबल होता है, इसको वो नहीं खा सकते। ठीक है, यही टेक्निक जो है आजकल हमारे यहाँ जो वायरसेस हैं वो हमेशा यही टेक्निक अपनाते हैं कि जो उनकी इम्यूनिटी होती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, वहीं पे जाके सीधा अटैक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फेगोसाइट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, फेगोसाइट्स के अंदर जाएंगे और इनडाइजेस्टेबल होंगे, यानी कि इनको खाना जो है वो मुश्किल हो जाए, यानी कि डाइजेस्ट नहीं होते। तो वहां पे जो है ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं और फिर क्या करते हैं कि आपके बॉडी टिश्यूज को नुकसान देते हैं। ठीक है, अच्छा, इनडाइजेस्टेबल है। काजेज क्या क्या है? काजेज, तो पहली काज तो इसकी यही है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और बेसिलस जीनस से ताल्लुक रखता है। ठीक है, बेसिलाई से भी ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, कुछ जो है और भी जीनस से ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो बेसिलाई, जो रॉड शेप होते हैं। ठीक है, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़े होंगे, तो उस जीनस से ताल्लुक रखते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये क्या काज करते हैं,
ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है वो यानी कि टीबी डिजीज काज करते हैं। पर्सन टू पर्सन लग सकती है, यानी कि जिस बंदे को खांसी है और उस बंदे को खांसी आती भी है, तो खांसी के जो कतरे बाहर निकलते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि खांसी आपको क्यों आती है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज चली गई जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, तो आपकी बॉडी जो है वो फोर्स लगा के उसको बाहर निकालने वाली करेगी। जब उसको फोर्स लगा के बाहर निकालने वाली करेगी तो आपको खांसी आएगी या छींक आएगी। ठीक है, उसका मकसद क्या होता है कि आपके जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है किसी भी पासेज वे के अंदर उसको खोल दिया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है ये अलविलाय के अंदर चले गए हैं तो वहाँ आप क्या आपको जो है खांसी शुरू होगी, खांसी के जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे उनके अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होंगे। और फर्ज करें कि जिस बंदे को खांसी है वो अगर आपके करीब है तो उसको ये बीमारी जो है लग सकती है। तो बेहतर ये है कि जिस बंदे को टीबी हो वो आइसोलेशन में रहे, ठीक है, अपने आप को जो है दूसरों से अलहदा करके रखे ताकि क्या हो कि वो कम से कम लोगों को इन्फेक्ट कर सके। ठीक है, तो जो बेसिक कॉज है इसकी वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि आपके एल्विलाई के अंदर जाता है और वहाँ पे फेगोसाइड्स जो आते हैं, जब फेगोसाइड इसको खाते हैं अंदर तो लेके जाते हैं लेकिन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको जो है तोड़ फोड़ नहीं सकते। बदले में वो क्या करता है कि इस जगह को के ऊपर अटैक कर लेता है और बाकी जो है सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं कि जितने भी वायरसेस बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में आते हैं, देखिए अक्ल शहूर तो उनके पास नहीं है लेकिन वो जो है अपने लाइफ साइकिल जो है वो पूरा करने आते हैं। ठीक है, जो उनका लाइफ साइकिल चल रहा होता है, आगे जब आप पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप पढ़ेंगे इनकी अपनी जिंदगी का एक साइकिल होता है, वो साइकिल पूरा करना जो है उसमें आपकी बॉडी भी जो है वो शामिल होती है। ठीक है, तो जस्ट वो अपना साइकिल पूरा करने आते हैं, उनकी जो जरूरियात होती हैं वो आपकी बॉडी से लेते हैं, बदले में आपको इन्फेक्शन हो जाता है। जिस तरह आप जो है मुर्गी खा लेते हैं तो आप मुर्गी तो आपके लिए खाना है लेकिन आप आगे जो है एक मुर्गी जो ज़बह करके खा रहे हैं तो मुर्गी के लिए तो आप जो है वो कातिल हुए। तो इसी तरह जो है ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये अपनी खुराक पूरी करने के लिए आपके पास आते हैं और बदले में आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये छींक या जो है खांसी वगैरह से फैल सकती है, तो बेहतरीन तरीका है कि आइसोलेशन में रहा जाए। रिस्क फैक्टर लेते हैं जी कि कौन कौन सी वजूहात हैं कि एक बंदे को अगर हो गया या एक बंदे को दूसरे से होने कहाँ कहाँ से हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको टीबी जो है लाहक कर सकती हैं। पहली बात है HIV। ठीक है, HIV इन्फेक्शन यानी कि किसी को एड्स हो गया हो, तो एड्स में सबसे पहले क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो शट डाउन कर दी जाती है। ठीक है, वो चीज़ यानी कि जो आपको बीमारियों से बचाती है वही सिस्टम जो है वो बंद कर दिया जाता है। अब कोई भी आपको जुकाम भी हो जाता है तो वो आपके लिए कैंसर है। ठीक है, तो HIV भी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर लोगों को एड्स हो जाती है तो वो मौत के करीब हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि आपके कंट्री की आर्मी जो है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो जब खत्म कर दिया जाएगा तो कोई भी बाहर से आके आपके ऊपर अटैक कर सकता है। दूसरा ये है कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के उस बंदे का जो है माशरे में स्टेटस बहुत ही लो हो, यानी कि गरीब गुरबा जो लोग होते हैं उनको जो है टीबी का कास हो सकता है, क्योंकि वो जो है हर जगह मुंह मारते फिरते हैं। तो वो क्या होगा कि उनको जो है फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं, कुछ लोग जो है वो KFC के जाके खाने खाएंगे और कुछ जो है रेडी के ऊपर से है वो माल वगैरह को उठा खा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो रेडी से उठा के खाते हैं उनको ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, जबकि बाकी हाई स्टैंडर्ड जो मटेरियल होता है वो प्योरीफाइड होता है और वहां से बीमारियों के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद है अल्कोहलिज्म। ज्यादा जो है अल्कोहल को कंज्यूम करना जो है वो आपको क्या कर सकता है, आपको टीबी का काज कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वही आपकी बॉडी को पूरी बॉडी को चला रहा होता है। तो अल्कोहल भी एक वजह है टीबी के होने की। होमलेसनेस, जिन लोगों जो लोग बेघर होते हैं तो वो तो आपको पता है कहीं सड़कों पे भी सो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो उनको भी टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्राउडेड लिविंग कंडीशन, ऐसी जगह कोई बंदा रह रहा हो जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होती हो, तो अगर वहां रश में किसी एक बंदे को टीबी है तो आपको भी चांसेस हैं कि आपको टीबी हो जाए। सेम वही कंडीशन है जो आपके पास कोरोना वाली चल रही है। ठीक है,
माइग्रेशन के आप फर्ज करें ऐसी किसी कंट्री में चले जाएं जहाँ पे पहले से जो है जैसे बंदे के पास जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे किसी बंदे को टीबी हो तो आपको भी है टीबी के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि वो लोग जो कि आपको बचाते हैं बीमारी वगैरह से, डॉक्टर्स वगैरह आ गए, नर्सेज वगैरह, तो ये सारे इनको भी चांसेस होते हैं कि बीमारियां डेवलप हो जाएं, क्योंकि ये आपको ठीक करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को जो है, हम कोरोना की बात करते हैं, तो किसी बंदे को अगर कोरोना है तो और वो जो जिस डॉक्टर के पास गया है वो 90% खतरे में है कि उसको जो है वो डिजीज हो जाए। ठीक है, तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं, ये वो खतरात है जिनकी वजह से आप लोगों को जो है वो टीबी जो है वो हो सकती है। इसके बाद सिम्टम्स की बात करते हैं कि अलामात क्या क्या होंगी। ठीक है, फर्स्ट जो है ये एसिम्टोमेटिक होगा। ठीक है, मेजोरिटी केसेस में क्या होता है, एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मीन के इसमें अलामात जो है वो आपको जाहिर नहीं होगी। ए का मतलब बेसिकली ना होता है नॉट। ठीक है, अक्सर जो लफ्ज हैं वहाँ उसके शुरू में अगर ए आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है नॉट, यानी कि वो चीज़ मौजूद नहीं। एसिम्टोमेटिक मीन के अलामात जो है वो जाहिर नहीं होगी और बाद में जाके जो है वो बीमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था जो एड्स है, ठीक है, एड्स, जब एड्स का जो वायरस है जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि वो जाके सीधा इम्यून सिस्टम में घुस जाता है और तकरीबन तब तक आपकी बॉडी में रहता है एयर जब तक वो आपके सारी के सारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म नहीं कर देता। जब वो ख़त्म कर देता है उसके बाद आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। जब सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर पूरा का पूरा हावी हो चुका होता है। ठीक है, तो जब ये एडवांस स्टेज में वापस आता है तो आपको टीबी हो चुकी होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी बीमारी है वो आपको प्रोसेस में लगती है इस तरह से, यानी कि उस ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर आप जब मेडिकेशन वगैरह लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से नहीं कि आपको अचानक जो है, अगर ये ग्राफ है तो आपको अचानक यहाँ से बीमारी लग जाएगी, इस तरह जो है वो नहीं होता। आपको बीमारी जो है वो ग्रेजुअली लगती है। तो इसका जो यहाँ से लेकर ये वाला प्रोसेस है वो अमूमन आपको पता नहीं चलता। ठीक है, वो आपको जो है वो पता नहीं चलता। जब यहाँ पे पहुंचेगी तब आपको अलामात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। लॉस ऑफ वेट, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। वजन क्यों कम होगा कि आपको जो है वो आपकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो एनर्जी बनने वाला प्रोसेस था वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो बदले में क्या होगा कि आपकी बॉडी खुद बहुत आपको नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपके बॉडी के अंदर जो अपना मटेरियल है वो यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी, जाहिर सी बात है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो एनर्जी तो बनेगी नहीं। और पुअर एपिटाइट, यानी कि आपके सारे के सारे फंक्शंस स्लो हो जाएंगे, तो आपको भूख भी लगना कम हो जाएगी। ठीक है, आपको, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करेगी, आप देखिए आपको ऑक्सीजन पहले से नहीं मिल रही और आप और खाना डालेंगे तो खाने को हजम करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन तो आपको मिल रही नहीं, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, चले कि वो भूख वाला सिस्टम ही काम कर देते हैं कि यानी इतना लेकर आए जितनी आपको ऑक्सीजन मिल रही है। फीवर, मैंने आपको पहले बताया था कि फीवर जो है अमूमन हर बीमारी में आपको होगा। प्रोडक्टिव कफ, यानी कि आपको ऐसी खांसी आएगी, यानी कि एक खांसी के बाद दूसरी तीसरी चौथी खांसी जो है आपको बार बार जो आती है वो खांसी, यानी कि प्रोडक्टिव कफ कहते हैं कि आप एक खांसी करें और उसके साथ ही 3-4 और भी आ जाए, यानी कि जो बढ़ती रहे। ठीक है, उसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। और नाइट स्वेट, यानी कि रातों को पसीना आता है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे बात कर रहा है कि इजीली कंफ्यूज विद अदर डिजीज, कि आप कह सकते हैं कि आपको जो जी ये कोई बंदा कह सकता है कि ये जो आपके जो गले का इन्फेक्शन है, ये जी आपको जुकाम हो गया, यानी कि आप किसी और डिजीज के ऊपर आसानी से ब्लेम कर सकते हैं कि ये कोई और डिजीज है, हालांकि वो जो है आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी हो रही होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनमें से सिर्फ 10% उनको डिजीज होती है टीबी की। ठीक है, उनको क्या होती है, उनमें से सिर्फ 10% को ये डिजीज होती है और उसकी वजह क्या है कि अमूमन आपका इम्यून सिस्टम इसको हो सकता है कि ख़त्म कर दे, या फिर क्या है कि जो बेसिलस जीनस के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी सालों तक डोरमेंसी स्टेज में रहते हैं। ठीक है, एंडोस्पोर अगर आपने नाम सुना हो तो वो बना लेते हैं। एंडोस्पोर से क्या होगा कि अगर एंडोस्पोर की बात करें तो जो ममीफिकेशन की प्रोसेस होता था इजिप्ट के अंदर आज से तकरीबन 4000 साल पहले, तो वो क्या करते थे कि जो फिरौन होते थे उनको मम्मीज बना के दफन कर देते थे, जो ईरानी मिस्र हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो पिरामिड क्यूब्स हैं, अच्छा
तो वहाँ पे क्या है कि जब उनको निकाला गया तो उनके अंदर से उनको बैक्टीरिया मिले, एंडोस्पोर, जो कि जिंदा थे और उनकी वो जो है पिछले 4000 साल से डोरमेंट स्टेज में थे। तो ये है कि ये जो बेसिलस हैं ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ सालों के लिए जो है डोरमेंट रह सकते हैं। जब वो मुकम्मल उनको सही कंडीशंस मिलेंगी तो वो फिर से क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और डिजीज काज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है कि वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कर लें। एंडोस्पोर जो है उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है तकरीबन डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है और उसके बाद जब उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो फिर से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो एंडोस्पोर के बारे में आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ सकते हैं कि एंडोस्पोर जो है कितनी ज़्यादा पावरफुल ट्रिक है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपके सामने खाना वगैरह खत्म हो गया या आपके पास सब कुछ खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, आप एंडोस्पोर बन जाए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जब आपको फिर से आपके हालात ठीक होंगे, यानी खुद बहुत नेचर आपके सामने हालात ठीक करेगी और आप क्या करेंगे, फिर से जो है अपनी बॉडी को रिकवर कर लेंगे। दैट इज द सेम प्रोसेस विद एंडोस्पोर और डोरमेंसी ऑफ बैसिलस एंड ट्यूबरकुलोसिस। आगे जी बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। ठीक है, कि इसकी जो इलाज है वो किस तरह किया जाता है। तो आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वो भी कई महीनों के लिए। मैंने सुना कि कभी 4 महीने का कोर्स होता है, कभी कोई कहते हैं 7 महीने का कोर्स होता है कि आप बार बार जो है वो मेडिसिन लेंगे, उसके बाद जो है आप ठीक हो जाएंगे। आसोनाइएसिड और एरिफैम्पिन ये जो है ड्रग्स हैं और एंटीबायोटिक्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है ये सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस में, बाकी कई ऐसी डिजीज़ हैं जिनके लिए जो है इनको यूज़ किया जाता है एज ए ड्रग, ताकि आपके ये जो डिजीज़ है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा, प्रिवेंशन की बात करते हैं कि प्रिवेंशन आप कौन कौन से इकदाम करेंगे कि आपको ये डिजीज़ ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले है जी वैक्सीनेटिंग इन्फेंट्स विद बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन क्या होती है? बेसिलस कैमलेट गॉरिस एक वैक्सीन का नाम है जो कि खास तौर पर टीबी के लिए बनाई गई थी। 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट के बाद मीटिंग ऐड हो जाएगी, तो फिर से जो है मैं आपको लिंक रिफ्रेश करके दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो बीसीजी एक वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है। ठीक है, और वो बच्चों को दी जाती है और उससे क्या होता है कि जब आपको वो सेम बैक्टीरिया फिर इन्फेक्ट करने के लिए आएगा तो वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, अच्छा, आइसोलेशन यानी कि वही क्वारंटाइन में रहें, यानी कि अपने आप को अलहदा करके रखें। अगर किसी को जो है वो टीबी हो गई है तो अगर वो घर के अंदर वैसे ही घूम रहा है तो वो दूसरों को दावत दे रहा है कि उनको भी टीबी जो है वो हो जाए। हाइजेनिक कंडीशन के अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। ठीक है, गंदगी वगैरह ना होने दें कि आप जो है बीमारी को दावत दें। अच्छा, इसके बाद है पास्चराइज्ड एंड बॉइल्ड मिल्क, यानी कि अपना दूध वगैरह जो है उसको उबाल कर पिए। पास्चराइज यानी कि पास्चराइजेशन के प्रोसेस से गुजार कर दूध को पिए। ठीक है, तो ये आपके पास डिजीज थी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि लो रेस्पिरेटरी पार्ट की डिजीज थी। ठीक है, आगे है जी डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा और एमसीक्यूज जो है इस लेक्चर के बाद मैं आपको गूगल क्लासरूम में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, डिसऑर्डर ऑफ लंग्स तो उसमें काफी सारे, लेकिन हम जो है सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके कोर्स के अंदर सिर्फ 2 हैं, एम्फीसीमा और लंग कैंसर। ठीक है, एम्फीसीमा और लंग कैंसर, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। लंग कैंसर के बारे में हम जो है एम्फीसीमा को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके सामने जो है मैं अभी एल्यूलाई की नॉर्मल जो है वो डायग्राम बनाने लगा हूँ इस तरह से। ठीक है, एल्यूलाई की जो उसके जो बाल्स बने होते हैं उसमें उसकी जो वाल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। ठीक है, ये सबसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं और उसका फंक्शन क्या है कि लार्जर सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया मिलेगा और गैसेस जो हैं वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहेंगी और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। जब एम्फीसीमा हो जाती है, ठीक है, एम्फीसीमा हो जाती है तो इसमें आपकी एल्यूलाई क्या है, ये जो वाल्स हैं ये वाली, ये टूट जाती हैं और एल्यूलाई जो है वो इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, उनके दरमियानी जो लाइंस थी वो अब खत्म हो गई। अब देखें सरफेस एरिया भी कम हो गया है और बदले में क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड जो है वो भी आना शुरू कर देगा। ठीक है, वो जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। वो क्यों हो जाए, अच्छा चलो उसके बाद, अच्छा यहाँ पे मरियम इब्बी ने क्वेश्चन किया है कि माइग्रेशन एज ए रिस्क फैक्टर है। ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप किसी एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे किसी बंदे को टीबी वगैरह हो और उसे नाम पता हो कि उसे टीबी है, तो वहां से आपको जो है टीबी हो सकती है।
यानी कि आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन घर से दूसरा घर भी हो सकता है, शहर से दूसरा शहर भी हो सकता है, और एक कंट्री से दूसरा कंट्री भी हो सकता है। लेकिन ये है कि वहां पे अगर किसी को टीबी है, जिस तरह आप देखें सिंपल सेम कंडीशन जो है प्रिवेंशन यही कोरोना वायरस वाली जो आपके सामने चल रही है, यानी कि अपने आप को जितना आइसोलेट रखेंगे आपको जो है वो कोरोना वायरस नहीं होगा। सेम इसी तरह जो ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि दोनों जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको सांस लेने के प्रोसेस जो है वो हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल आप किसी को अभी जो है वो टीबी हुई हो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे बता दूं कि अभी हमने पढ़ा है कि टीबी का जो केस है वो देखें डोरमेंसी फॉर फ्यू ईयर्स, यानी कि कुछ सालों के लिए डोरमेंट भी रह सकता है। फर्ज करें अब किसी बंदे के अंदर वो डोरमेंट स्टेज में मौजूद भी है, लेकिन ना उसे पता है ना आपको पता है, वो जब खांसता है तो हो सकता है उसके कुछ एंडोस्पोर आपकी बॉडी में जो है वो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है जी। वो मैं लेक्चर के आखिर में आपका जो ये असाइनमेंट जो मैंने दी थी उसको एक्सप्लेन करूंगा। वो मैं, और उसके साथ मैंने एक दूसरी डिस्कशन भी करनी है, उसके लिए भी जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर के एंड में करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये है कि माइग्रेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और हो सकता है अगला जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में हो और वो खांसी करे, आपने वो किसी चीज के ऊपर खांसी करे, आप उसको खा लें और उसके एंडोस्पोर आपकी बॉडी के अंदर चले जाएं और उसको जो है सुटेबल एनवायरनमेंट मिल गया, तो आप भी उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ना हो लेकिन आप जो है वो हो सकते हैं। ये देखिए, आप एम्फीसीमा की बात करते हैं तो उसका जो मैन बिहाइंड कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें क्या है कि ये आपके नॉर्मल जो है वो एल्वियोलाई हैं, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, और इसमें वॉल्स जो हैं, इसकी दीवारें जो हैं वो कम्प्लीटली बनी होती हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से दीवारें कंप्लीट बनी होती हैं, और तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है, यानी कि आपको जो पहला टॉपिक याद हो कि हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब जो आपको एम्फीसीमा की डिजीज़ होगी उसमें क्या होगा कि आपकी ये जो वाल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, डैमेज हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आप एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि फ्लूइड वगैरह की सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी और ये जो है वो भर जाएगा, ठीक है। और इस फ्लूइड के अंदर ही बैक्टीरिया वगैरह जो है, जो भी चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली एम्फीसीमा के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, और आपके जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो नैरो हो जाएंगी, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, इस तरह से नैरो हो जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं कि बेसिकली एम्फीसीमा के अंदर आपको किताब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्सर्शन, इसको कहते हैं कि आप पावर लगा के सांस को बाहर निकालने वाली करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपके एल्वियोलाई वो इससे नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म भी नहीं कर सकते जैसा इधर करते थे, ठीक है, क्योंकि अब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो सांस निकालने वाला प्रोसेस है वो काफी ज्यादा पावर लगा के करेंगे, ठीक है। ब्रीथलेसनेस के आपकी सांस जो है उसकी अमाउंट, यानी कि उसका जो डेप्थ थी, उसकी जो गहराई थी वो भी कम हो जाएगी, ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा सांस लेने का, ठीक है। सांस लेने का ड्यूरेशन जो है वो भी कम हो जाएगा, और हो सकता है कि आप जितना फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर नॉर्मल सिचुएशन में सांस लेते हो 15 से 20 नॉर्मल सांस है, तो हो सकता है अब आप जो है छोटे सांस लें, और हो सकता है कम भी सांसें लें, यानी कि छोटे सांसें आप लें 20 से 30, लेकिन वो 15 से 20 के बराबर जो है वो ना होंगे, ठीक है। खांसी आपको आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो गैसें अंदर जाएंगी, ठीक है, जो गैसेस अंदर जाएंगी वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी, और कहीं और हो सकता है यहाँ पे फंस वगैरह भी जाए, ठीक है, ताकि भी हो सकती हैं। जब गैसेस आपके एल्वियोलाई के अंदर फंस जाती हैं तो आपको उसके बदले में खांसी आती है। फैटीग यानी कि थकावट हो जाएगी, थकावट आपको। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूं कि कोई मुझे अभी ये आंसर अभी बता सकता है कि जब आप थक जाते हैं रात को अमूमन तो आपको जमाई क्यों आती है? किसी को इस चीज का आंसर पता है कि जब आप रात को थक जाते हैं या काम करते करते थक जाते हैं तो आपको जो है वो जमाई आती है और आप इतना बड़ा मुंह खोल के जो है सारी हवा अंदर ले जाते हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है? किसी को आइडिया है इसके पीछे? एनीवन हु नोस द आंसर? सर जी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है ना, तो इस तरह फिर ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। हाँ जी, ये करेक्ट आंसर है जी सलार की तरफ से कि
जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो मायोग्लोबिन वाली ऑक्सीजन की यूज कर लेती है। अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम पड़ गई है, तब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज भेजता है, यानी कि ब्रीथिंग सेंटर्स जो हैं वो मैसेज भेजते हैं कि आप जो है ज्यादा ऑक्सीजन लें। तो आप क्या करते हैं कि आप बड़ा सारा मुंह खोलते हैं और सारे की सारी ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं, और कुछ टाइम के लिए वो काम करती है। जब आप सो जाते हैं तो सोने के बाद आपके आधे सिस्टम डाउन हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, यानी कि आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक वो भी मूवमेंट छोड़ जाती है। तो बदले में क्या है कि आपके जो फंक्शंस हैं वो स्लो कम हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ जाती है। और जब आप सोते हैं तो ये समझ लें कि अपने आप को चार्जिंग के ऊपर लगा लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। तो फैटीग होगी, यानी कि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी। ठीक है। साइनोसिस क्या है कि जब आपको नहीं मिलेगी तो आपकी जिल्द की ऊपर, अपना माइक बंद कर लें, किसने ऑन किया हुआ है? अच्छा, तो जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपकी बॉडी का कलर जो है वो ब्लूइश होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये जो है हमारे असाइनमेंट का हिस्सा भी था, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन किया था कि आपकी बॉडी का कलर जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो ब्लड है उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। इस तरह हरगिज नहीं है। इसकी लॉजिक क्या है वो एंड ऑफ द लेक्चर जो है हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप लोगों ने मुझे याद कराना। लेकिन ये साइनोसिस क्या होता है कि ब्लूइश कलर जो है आपकी स्किन का हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अच्छा, एल्विलाई के अंदर होता है क्या है कि एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है कि एल्विलाई जो है वो डैमेज हो जाती है। मैंने आपको शुरू में बता दिया। ब्रोंकाई आर डैमेज एंड नैरोड। जो आपकी ब्रोंकाई हैं वो क्या हो जाएंगी? तंग हो जाएंगी। जो आपके एयर पासेज हैं वो तंग हो जाएंगे। सांस का आना जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जो है वो पावर लगा के क्या करेंगे? सांस लेंगे। ठीक है। एयरवेज ऑफ लंग्स आर इलास्टिक। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है। कि आपके जो सांस लेने वाले सिस्टम्स हैं वो क्या है? इलास्टिक है, यानी कि वो इलास्टिक हैं, उनमें जो है लचक वगैरह होती है, यानी कि फूलते वगैरह हैं। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। लेकिन एम्फीसीमा के अंदर क्या होगा, और ये अमूमन होती किसकी वजह से है? इरिटेट केमिकल्स वगैरह आ गए। ठीक है। यानी कि गाड़ियों के धुएं वगैरह हो गए, सिगरेट स्मोक हो गया, इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं जो आपके लिए नहीं चाहिए। ठीक है। तो वो जब आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी तो वो आपको ज्यादा नुकसान देंगी, और आपकी इलास्टिक जो है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसकी इलास्टिक जो है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। इसका अगर आप कंपैरिजन करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो आपका आप जो लुकमा लेते हैं वो मैदे के तक जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसको पकड़ के मैदे के अंदर लेके जाती है। इसी तरह जो है जो आपका इलास्टिसिटी है इसकी लंग्स की, वो भी हवा को साथ अंदर लेके जाती है, तो अब वो जो है मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्यों होती है जी सिगरेट स्मोकिंग? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स और डस्ट। इन चीजों की वजह से आपको जो है वो एम्फीसीमा हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कि आपने जो है, यानी कि आप मुराद इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की की, टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे गए, लेकिन ये चीजें हमें रास नहीं आती। ठीक है। जो भी चीजें हम बनाते हैं, चाहे हम आला से आला प्रोडक्ट बना लें, आला से आला इंडस्ट्री बना लें, जो चीज भी हम बनाएं वो हमारे लिए फिट नहीं बैठती, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल हैबिटेट नहीं है। ठीक है। हमारा ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो जंगल वगैरह हैं, गार वगैरह हैं, जहाँ पे हम जो है शुरू में रहते थे। तो अब क्या है, हमने नई टेक्नोलॉजीज बनाई जिसके लिए हमारे जीन्स, हमारी बॉडी जो है वो तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनसे बचने के लिए आप अपनी फिर से कोई नई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिसिन बना लेते हैं, वैक्सीन बना लेते हैं, और आप खुद तो बच जाते हैं, लेकिन इसके साथ जो बाकी जानवर हैं वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हो गए, इन चीज़ों से बाकी जानवर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बैड इफेक्ट है साइंस के अंदर तरक्की करने का, या आप कह सकते हैं कि साइंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करने को जो है उसकी वजह से आप जो है अपने साथ साथ दूसरे जानवरों को भी खुआर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सिगरेट और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, अब देखें इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट को यूज करने का भी तरीका होता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता होता कि वो इनडायरेक्टली जाके उन्हीं को नुकसान दे रहा होता है। ठीक है।
अच्छा, लंग कैंसर की बात करते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर वो क्या है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इसलिए है कि हम क्या करते हैं कि मूवीज वगैरह में देखते हैं कि हीरो वगैरह जो है वो सिगरेट पी रहे हैं, तो हम भी फिर पहले घर वालों से छुप कर फिर जो है साथ साथ एक्सपोजर हो जाता है तो सिगरेट वगैरह शुरू कर देते हैं। और बदले में क्या है कि देखें, कुदरत ने आपके फेफड़े जो हैं वो साफ और ताज़ा हवा लेने के लिए बनाए हैं, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि जब सिगरेट जो स्मोकिंग की जाती है तो उसमें धुआं वगैरह जो है आपके फेफड़ों में अंदर जाता है। यानी कि अगर आपके लिए वो धुआं ठीक होता तो आप उसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकते, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उसके बिना मुश्किल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल खाना हो गया, सांस लेना हो गया, ठीक है, या फिर ऐसी कई और सी चीज़ें हैं जिनके बिना आप जो है वो जिंदा जो है वो नहीं रह सकते। लेकिन सिगरेट या ऐसी चीज़ें जो हैं वो इनके बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जस्ट आप अपने आप को खुश करने के लिए जो है क्या किया जाता है, सिगरेट नोशी की जाती है। और ये पूरी दुनिया के अंदर कैंसर काजिंग जो है वो एजेंट है एक सिगरेट जो है, ठीक है। अमूमन लोग इसको नहीं मानते, कहते हैं कि हमारा चाचा जो है वो पिछले 20 सालों से सिगरेट पी रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। लेकिन ये इसके पीछे मैं एक लॉजिक बता दूं कि अगर कोई बंदा 20 सालों से सिगरेट नहीं पी रहा, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिगरेट पी रहा है और आपको जो है वो आपको भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके जीन्स आपसे मुख्तलिफ हैं। हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम आपसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है उसका हीलिंग सिस्टम आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन हो सकता है कि आपका सिस्टम जो है वो लो हो, और आपको हो भी सकता है कि 1-2 साल बाद लंग कैंसर हो जाए, ठीक है। तो ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं है कि फलां जो बंदा जो है 20 साल से सिगरेट पी रहा है तो उससे कुछ नहीं हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। आप जितना जल्दी जो है सिगरेट स्मोकिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपको कैंसर होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो सिगरेट, अल्कोहल वगैरह कभी भी आपको फायदा नहीं देते। अगर आपको फायदा देते तो आपकी जो नेसेसरी एलिमेंट्स थे उनके अंदर ये शामिल होते हैं, ठीक है। जिस तरह पानी है, तो पानी के बिना आप जिंदा तो नहीं रह सकते, लेकिन ये चीजें जो है इनके बिना आपका गुजारा हो सकता है, इट मीन्स आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो जितनी जल्दी लोग जो है वो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो करेंगे, उतनी जल्दी वो दावत देंगे फेफड़ों के कैंसर को, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या जो है वो वजूहात हो सकते हैं कि पोल्यूशन, रेडिएशन और एब्रेस्टॉस जो है, यानी कि ये जो चिमनीज वगैरह के जो धुएं वगैरह केमिकल्स निकलते हैं, ये भी फेफड़ों की वजह बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूं, पैसिव स्मोकिंग आपने नाम सुना होगा। पैसिव स्मोकिंग क्या कहते हैं कि एक बंदा जो है वो सिंपली सिगरेट पी रहा होता है, तो उसके साथ जो बंदा है जो सिगरेट नहीं पीता उसको उसका ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो बंदा सिगरेट खुद पी रहा है वो उसको फिल्टर करके पी रहा होता है, वो अंदर एक फिल्टर लगा होता है। लेकिन जो साथ में बंदा बैठा है वो डायरेक्ट स्मोक को इनहेल कर रहा होता है, ठीक है। तो उस बंदे को यानी कि पैसिव स्मोकर जैसे कहते हैं, उसको उससे ज्यादा यानी कि ओरिजिनल स्मोकर से ज्यादा चांसेस हैं कि वो जल्दी लंग कैंसर को डेवलप कर ले, ठीक है। और हो सकता है उससे मर भी जाए। अक्सर ये होता है कि लोग जो है वो स्मोकर की कम्युनिटीज को ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि उनको उससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है। हमारे घर में भी यही सेम प्रोसेस चल रहा है। तो ये है कि लोगों को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी जो है, एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, यानी कि आपका सांस लेना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पैसे स्मोकर के लिए या पैसे स्मोकिंग से बचने के लिए हुकूमत ने क्या किया है कि गवर्नमेंट इदारों से कहा गया है कि या ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो काइंडली साइड पर जाकर पिए, ताकि नॉर्मल लोगों को नुकसान जो है वो ना दे, ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हैं, अलामात क्या क्या होंगी, ठीक है। तो अलामात में देखते हैं कि रेगुलरली प्रेजेंट कफ होगी, ठीक है। रेगुलरली प्रेजेंट से मुराद क्या है कि आपको खांसी आएगी अगर आप सिगरेट पीते हैं तो, ठीक है। खांसी आएगी, आप कहेंगे ठीक है ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, खांसी आ रही है। लेकिन ये होती क्या है कि आपको बार बार यानी कि दिन ब दिन ये खांसी आती रहेगी, आप परेशान हो जाएंगे ये खांसी जा क्यों नहीं रही। इसलिए मैंने इसका नाम जो दिया है वो रेगुलरली प्रेजेंट स्टूडेंट जिस तरह होता है, यानी कि हर बार वो स्टूडेंट आ जाता है, इस तरह हर बार आपको वो खांसी लाजमी आएगी और दिन ब दिन क्या होती जाएगी, खराब से शिद्दत अख्तियार करती जाएगी, गेटिंग वर्स एवरी डे, ठीक है। तो हर दिन ब दिन जो है वो खराब होती जाएगी। कॉन्स्टेंट चेस्ट पेन, यानी खांसी इतनी होगी कि आपके सीने के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। दर्द की वजह क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ताकि आपका नर्वस सिस्टम है उस जगह को डिटेक्ट करे, और उसके बाद क्या है कि वहां पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो मतलब आपको वहां पे दर्द हो रहा है, ठीक है, वहां पे दर्द हो रहा है,
इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ ऐसी चीज गई है जो आपकी बॉडी के लिए रुका जो है जरूरत नहीं थी और उसको नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है। सिगरेट का दूसरा तरीका कुछ जो लोग कहते हैं, एब्रेस्टॉस जो है आपके पास जो चिमनीज होती हैं, ठीक है, चिमनीज, एब्रेस्टॉस जो चिमनीज वगैरह होती हैं उसके ऊपर एक गाज लगी होती है, या जो आपके इंडस्ट्रियल जो चिमनीज होती हैं अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर गाज लगी होती है। गाड़ियों के जो सलेंसर वगैरह होते हैं वहां पे ये जाली लगी होती है, उसके साथ केमिकल्स लगे होते हैं। अगर वो केमिकल्स आपके एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं तब क्या है कि आपको जो है क्या हो सकता है, ये लंग कैंसर जो है। वो एस्बेस्टॉस लगाने का मकसद क्या होता है कि वो धुआं वगैरह निकल रहा है उसमें से आपको जो है वो बचा सकें। ठीक है, यानी कि वो जो खराब निकल रहा है धुआं वगैरह उससे आपको जो है वो बचा सके। लंग कैंसर का मतलब यह है कि लंग्स जो है आपके फेफड़े वो सही फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, लंग्स जो है वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म, बाद में ऐसा हो जाए कि वो परफॉर्मिंग करने से रह ही जाएंगे, यानी कभी भी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने से रह जाएंगे, यानी कि यही सिंपली बात है कि उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो कभी परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेंगे। सही है। और एब्रेस्टॉस की बात कर रहे थे कि वो जो केमिकल्स होते हैं और अमूमन इनका नंबर जो है वो 6 होते हैं। एब्रेस्टॉस मिनरल्स जो हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल लाइक मटेरियल्स होते हैं जो आपको जो है इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स वहां पे आपको ये मिलते हैं। ठीक है, सिलिकेट मिनरल्स कहते हैं इसको, और ये आपके लिए जो है काफी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। जो एब्रेस्टॉस एक्सपोजर की बात करें तो ये सिलिकेट मिनरल्स होते हैं और उनकी तादाद अमूमन कितनी होती है, 6 होती है, और ये आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। लंग कैंसर वाला सर दोबारा समझा देंगे, नहीं समझ आया। मैंने कहा है कि लंग कैंसर जो है अगर आप जस्ट उसे एक लाइन के अंदर डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे कि एवरी फंक्शन ऑफ अ लंग इज एबनॉर्मल, यानी कि वो उसका जो हर एक जो फंक्शन है लंग्स का वो खत्म हो जाता है, लंग्स आपके जो है काम करना छोड़ जाते हैं। इसको लंग कैंसर कहते हैं। यानी कि आपकी एल्विलाई जो है, जो मेन पार्ट है आपके लंग्स का, वो क्या है कि वो आपको क्या करेंगे एबनॉर्मल हो जाएंगे, सही तरीके से फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि एल्विलाई जो है टोटली डैमेज हो जाएंगे, और अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको आपके लंग्स जो हैं, आपके फेफड़े वो निकालने पड़ जाएं। अगर आप नहीं निकालेंगे आपकी डेथ हो जाए। अच्छा, तो लंग्स कैंसर की बात कर रहे थे कि आपके जो फेफड़े हैं वो काम करना बिल्कुल छोड़ जाएंगे, यहाँ तक कि आपको जो है डेथ जो है इसकी प्रोसेस से हो सकती है, या फिर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी या सर्जरी से अपने जो फेफड़े हैं वो चेंज करवाने पड़ेंगे, या फिर जो है उनको उनके अंदर से मटेरियल को जो है उसको ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो एस्बेस्टॉस की बात कर रहे थे, ये सिलिकेट मिनरल्स होते हैं क्रिस्टल और फाइबर लाइक, और जब ये आपके फेफड़ों के अंदर जाते हैं तो फाइब्रल मटेरियल जो मौजूद है आपके फेफड़ों में उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, ये सिलिकेट मिनरल्स होते हैं और अमूमन इनका नंबर 6 होता है, और जब ये आपके लंग्स के अंदर जाते हैं तो आपके फाइब्रल टिश्यू जो हैं उनको डैमेज करते हैं। तो हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे लंग कैंसर के अंदर के कफिंग ब्लड। अब आपको जो खांसी आएगी इसके बाद उसके अंदर जो है वो खून आना शुरू हो जाएगा। खून आने से मुराद क्या है कि अब जो है जो केस है वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया। ठीक है, तो आपको खांसी वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाएगी, और खांसी में जो है क्या होगा, यानी कि पहले तो आपको जस्ट खांसी आएगी, उसके बाद करते करते उसमें क्या आ जाएगा, खून आना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सांस का दौरानिया जो है वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद आपको बार बार नमूनिया और ब्रोंकाइटिस एक डिजीज है जिसमें ब्रोंकाई आपकी जो है वो डैमेज हो जाती है, और इसके अंदर भी ब्रोंकाई जो है आपकी वो नैरो हो जाती हैं और इलास्टिक जो है उनकी खत्म हो जाती है, तो आपको बार बार जो है नमूनिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक और फेस आपके जो है उसके अंदर वो फूलना शुरू कर देंगे, वो फूल जाएंगे। ठीक है, और साथ में आपका जो आपकी जो वेट है, और दूसरा आपका जो वेट और भूख वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में जो वो आ गया फैटीग सम्राट, थकावट। और थकावट क्यों होती है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो जब ऑक्सीजन का मिलती है तो बदले में आप थक जाते हैं, तो आपको फैटीग लाजमी होगी। आपका वेट लॉस जो है वो
होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो है आपकी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इतने ज़्यादा वेट को आप कंट्रोल नहीं करेगी, बदले में उसका डीनेचरेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, लंग कैंसर के बाद अब उसके जो इफेक्ट्स हैं वो देखते हैं कि इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, इरिटेशन ऑफ ट्रेकिया एंड लेरिंग्स, यानी कि आपके लेरिंग्स और जो ट्रेकिया है उसके अंदर इरिटेशन, आपको चुभन सी महसूस होगी, यानी कि वो जो है आपको इरिटेट करेंगे एक किस्म का। ठीक है, रिड्यूस लंग फंक्शन के, अब फेफड़े जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा कम करेंगे। ब्रीथलेसनेस, आपकी सांसें जो है वो वही, उसका ड्यूरेशन और उनकी तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद क्या है, एम्पेयरमेंट ऑफ लंग्स क्लियरिंग सिस्टम। जो क्लियरिंग सिस्टम से मुराद क्या होता है कि वही फाइगोसाइटोसिस वाली बात है कि आपके फॉर एग्जांपल कोई ऐसे केमिकल जो आपके एल्विलाई के अंदर चले भी गए हैं, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं, तो अब वो आपके बॉडी के अंदर जब गए तो फेगोसाइटोसिस, वो फेगोसाइट्स आए और उन्होंने उस सेल को खा लिया, उस मटेरियल को खा लिया। ठीक है, अच्छा, उस मटेरियल को खा लिया जब, तो उसको क्लियर भी कर दिया। लेकिन जब आपको कैंसर हो जाती है तो वो जो इम्यून सिस्टम था, वो जो क्लियरेंस सिस्टम था, वो भी खराब हो जाएगा। बदले में वो जो भी मटेरियल बाहर से आएगा वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा आपके फेफड़ों के अंदर। जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो वो मटेरियल जो आपको चाहिए नहीं, वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा है। और ऐसे केमिकल जब स्टोर होते हैं तो वो आखिर में एक चीज बना देते हैं जिसे आप पॉइजन कहते हैं। ठीक है, पॉइजन मीन जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद ना हो। जिस तरह आपके अपेंडिक्स के अंदर आपका जो आप खाना खा रहे होते हैं उसी में से जो मटेरियल बच जाता है जिसको आपकी बॉडी में से निकलना चाहिए, वो आपके अपेंडिक्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। यानी कि इतना सा मटेरियल होता है, लेकिन वो केमिकल स्टोर होते हैं, वैसे तो होते हैं केमिकल्स हैं, लेकिन आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। अगर किसी के फट जाए तो वो बंदा मर भी सकता है। ठीक है, अक्सर लोग जो है तकरीबन इब्न सीना के दौर में काफी ज्यादा लोग जो है वो इससे मर जाते थे अपेंडिक्स से। ठीक है, तो फेफड़ों के अंदर केमिकल्स जो हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे इस पॉइजन के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है जी परमानेंट चेंज इन एयर सेक्स। ये सबसे बड़ी बात है कैंसर, लंग कैंसर के अंदर, कि परमानेंट चेंज आ जाएगी, यानी कि फिर से रिकवरी का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। कैंसर के अंदर ये सबसे मेन पॉइंट होता है, परमानेंट चेंजेस जो आती हैं। परमानेंट चेंजेस मतलब अब वो चीज फिर से ठीक नहीं हो सकती। कैंसर फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर वगैरह की बात करते हैं, कहीं पे ट्यूमर्स हो जाते हैं तो उसकी वजह क्या होती है कि हर सेल के अंदर डिवीजन जो है वो लिखी जाती है कि आपने इतने टाइम बाद डिवाइड हो जाना है। ठीक है, इतने टाइम बाद डिवाइड हो जाना है, लेकिन जब कैंसर हो जाती है, ट्यूमर हो जाती है, तो उनकी डिवीजन के जो जीन्स है वो उसको डिसेबल कर दिया जाता है और बार बार वो खुद ब खुद जो है वो रिप्लिकेट करते रहते हैं। तो इसी तरह परमानेंट चेंजेस जो है वो हो जाती हैं एयर सेक्स के अंदर, और आपको बाकी जितने भी इन्फेक्शन होंगे वो सारे के सारे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आपके चांसेस 10% थे किसी भी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को होने के, अब वो कितने हो जाएंगे, तकरीबन 80% हो जाएंगे। यानी कि आपका जो बॉडी सिस्टम है वो आपके फेफड़ों को रिकवर करने की सोच में लगा रहेगा, और उसके ऊपर जो है बाकी जो डिजीज आएंगी उसकी उसको फिक्र नहीं होगी, इसलिए जो है चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। लास्ट में ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है वो कीमोथेरेपी के जरिए हो सकती है, यानी कि केमिकल्स के थ्रू जो है वो हो सकती है, रेडिएशंस पास करके हो सकती है। लेकिन इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, यानी कि जो फेफड़ों का कैंसर है वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कौन सी स्टेज है। अगर वो लास्ट स्टेज है तो आप इसका इलाज फिर नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर सर्जरी है कि कोई जो पोर्शन डैमेज हो चुका है आप उसको चेंज कर दें, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको ठीक कर दें। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं ये अपने असाइनमेंट की तरफ। तो पहली मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब असाइनमेंट को जमा करवाएं तो या तो कमेंट उसका रिप्लाई कर दें, प्राइवेट रिप्लाई जो होता है वो कर दें, या फिर आप उस जो पेपर के ऊपर आपने लिखा है वो आप उसकी तस्वीर लेके रिप्लाई में कर दें। तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो खाली मैसेज मुझे भेज दिए, मेरी पूरी की पूरी जीमेल भर गई है। तकरीबन मैंने अभी 200 मैसेजेस जो हैं वो डिलीट किए हैं। बाकी सेकेंड ईयर की भी ऐसे ही किया, 9-10 उन्होंने भी ऐसे ही किया, कुछ भी फोटो वगैरह नहीं लिया, वैसे ही जो है रिप्लाई मुझे कर दिया, ना आंसर था उसमें ना और कुछ। तो काइंडली इस चीज़ से इसकी चीज़ को थोड़ा समझें, और आसान है। ऊपर जब आप देखेंगे आपको अटैचमेंट का बटन नजर आएगा, वहाँ से आप अपनी फोटो वगैरह जो है वो
डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने क्वेश्चन ये किया था कि जब, अच्छा चलना ठीक है, अच्छा कि उसकी असाइनमेंट की बात कर रहे थे कि जब आपका ब्लड जो है हीमोग्लोबिन वो डीऑक्सीजनेटेड हो, ठीक है, तो वो डार्क इन कलर, डार्क रेड हो जाता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजनेटेड हो तो वो रेड हो जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजनेटेड हो तो उसका कलर कौन सा होगा, रेड। और जब डीऑक्सीजनेटेड होगा तो उसका कलर हो जाएगा डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड, ब्लू नहीं होगा। तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड आपको मिलेगा आर्टरीज के अंदर और ये ब्लड आपको मिलेगा वेन्स के अंदर, ठीक है। आर्टरीज के अंदर आपको रेड ब्लड मिलेगा और वेन्स के अंदर आपको डार्क रेड जो है वो कलर दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि ये हमें ब्लू क्यों नजर आता है। तो इस चीज को समझने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दूंगा केमिस्ट्री के हिसाब से, कि आपको जितने भी कलर्स नजर आते हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी आपको कलर नजर आ रहे हैं वो बेसिकली क्यों नजर आ रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी आ रही है या आपके पास जो लाइट सोर्स है टॉर्च वगैरह, उसमें से जो वाइट कलर की रोशनी निकल रही है उसके अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, डिफरेंट वेवलेंथ की जो है रेडिएशन जा रही होती है। हर कलर जो है वो उसमें से जा रहा होता है। अब अगली सरफेस कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है, तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी उसके अलावा बाकी उस स्पेक्ट्रम में से जो आप निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के सामने जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रम ड्रा करता हूँ एक, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक जो है 400 नैनोमीटर और यहाँ पे जो है वो 700 नैनोमीटर जो है आपके पास एक फ्रिक्वेंसी जो है वो ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ गए, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ के और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज वाले। तो एक बॉडी अगर ये रीजन का, इस रीजन की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है तो आपको ये कलर नजर नहीं आएगा, बाकी ये वाले कलर जो हैं वो नजर आएंगे, ठीक है। तो जितनी भी बॉडीज आपको, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, आपको जो भी चीज नजर आ रही है इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब कर रही है। जो वाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं बिल्कुल वाइट, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और जो ब्लैक होते हैं, ठीक है, जो ब्लैक पोर्शन होते हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तब ये ब्लैक बॉडी जो है वो आपको काली इसलिए नजर आती है कि सारी की सारी रोशनी जज़ब कर लेती है। जो व्हाइट होती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर लेती है, तभी आपको जो है सफेद कपड़ों में ज्यादा गर्मी नहीं लगती, जबकि जितने डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा जो है रोशनी जज़ब कर रही है, ज्यादा आपको गर्मी जो है वो लगेगी। अच्छा, तो अब ये आपकी जो है वो एपिडर्मिस आ गई और नीचे फर्ज करें यहाँ पे जो है वो वेन्स आ गए जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी मौजूद हैं, ऊपर फैटी टिश्यूज भी मौजूद हैं और बाकी न्यूरॉन्स वगैरह भी ऊपर नीचे से जा रहे हैं। तो जो रोशनी वहां पे आपकी बॉडी के ऊपर टकरा रही है, कुछ मटेरियल जो है, कुछ वेवलेंथ वो ऊपर वाले सेल्स और फैटी टिश्यूज और बाकी फैट जितने भी वो हैं वो आपको क्या करेगी कि एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो बाकी ऊपर वाले एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपको जस्ट जो है वो ब्लू फ्रिक्वेंसी जो है वो आपको नजर आएगी, ठीक है। यानी कि लाइट वेवलेंथ के हिसाब से आपको ये नजर आएगी। बाकी कलरेशन ऑफ ब्लड जो है वो चेंज नहीं होता, यानी कि वो ब्लू नहीं होता। आपको लाइट फ्रिक्वेंसी जो वो एब्जॉर्ब नहीं करते वो आपको जो है वो नजर आएगी, ठीक है।